जय हिंद फ्रेंड। आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को डेली बिल्कुल फ्री में क्लास चलता है और PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आज की इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 हिंदी पोएम सेक्शन का करवक चैप्टर लेके आए हैं और मात्र 15 मिनट में, कितना 15 से 20 मिनट के अंदर में हम आप लोग को पूरा चैप्टर क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शर्ट सर आप लोग को क्लियर हो जाएगा, वन शर्ट के माध्यम से देख लेंगे। तो देखिए, आप लोग अगर PDF इसका लेना चाहते तो मेरा नंबर है 62 023 462। आप लोग मेरा नंबर इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। तो चलिए बिना बात करते हुए अब क्लास को कर तरफ चलते हैं। बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 संपूर्ण नोट्स सारांश एवं वन लाइनर्स करवक क्लास 12 हिंदी का है। देखिए, ये भागवान है। क्या है? भागवान है। कवि परिचय पहले हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं? पहले कवि परिचय देखते हैं। तो कवि क्या है इनका? तो कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। आपके एग्जाम में पूछेगा कि करवक के कवि कौन है, तो करवक के कवि हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग को इसको याद कर लेना है हर हाल में। इसको आप लोग को क्या कर लेना है, अच्छा तरीका से याद कर लेना है। और इनका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। मतलब करवक के कवि का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका जन्म जन्म और मरण और इस निवास स्थान से बहुत पूछता है। और इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म लगभग ना 1492 ईस्वी में हुआ था। अनुमानित यहाँ पर दिया है कि 1492 ईस्वी में इनका लगभग जन्म हुआ था, अनुमानित है। और निधन लगभग 1548 ईस्वी में, लगभग कितना, 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन इनका कब हुआ? 1548 ईस्वी में। तो आप लोग को इसे इम्पोर्टेंट है, पूरा नाम याद कर लेना। जन्म भी इम्पोर्टेंट है, निधन भी इससे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर वाला में पूछते रहता है, MCQ में। उसके बाद इनका निवास स्थान, तो इनका निवास स्थान कहाँ था? जायस क्रब अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस क्रब अमेठी उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान, निवास स्थान था। मतलब वहाँ रहते थे, वहीं इनका जन्म उन्म हुआ था। पिता का इनका नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक राज अशरफ थे। क्या थे? मलिक राज अशरफ। और इनके गुरु का नाम क्या था? सैयद अशरफ जहांगीर और शेख मोहिद्दी। सैयद अशरफ जहांगीर और शेख मोहिद्दी इनके गुरु का नाम था। अब इनका विशेषताएं को देखते तो जायसी जी हिंदी साहित्य की प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। प्रेमा शाखा धारा के क्या है? प्रमुख कवि हैं। चेचक के कारण वे बाई आंख से और कान से वंचित अंधे हो गए। इनको चेचक हो गया था। चेचक आप लोग जानते हैं, माता मैया हो गया था ना, जिस कान से क्या, बाई आंख से और कान से क्या हो गया थे? वंचित हो गए थे। चेचक के कारण वे बाई आंख और कान से वंचित हो गए। बाई आंख और बाई कान से क्या हो गए? वंचित हो गया और अंधे हो गए थे। तथा बचपन से ही अनाथ हो गए। ये बचपन में थे तो बचपन से क्या हो गया? अनाथ हो गए, इधर उधर भटकने लगे। तो इनको कोई, और वे बहुत ही सरल, दयालु और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत ही सरल मतलब सीधा साधा व्यक्ति थे और संत स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत इनका प्रमुख रचना है। आखिरीत कलाम ये भी इनका रचना है। कहरानामा चित्र रेखा आदि इनमें से पद्मावत उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य। इनमें पद्मावत है जो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। और ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सबको आप लोग कॉपी में अच्छा तरीका से नोट कर लीजिएगा। और आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए हमको। और अब देखिए, हम लोग पाठ का परिचय देखते हैं। पाठ का क्या नाम है? करवक है। देखिए, प्रसंगीय पाठ उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत महाकाव्य के प्रारंभिक और अंतिम भाग अंश से लिया गया। अंतिम अंश या भाग बोलिए से लिया गया है। करवक उस शैली या प्रबंध को कहते हैं जिसमें दोहा चौपाइयों के क्रमबद्ध रूप से तथ्य कथा या संदेश को जोड़ा जाता है। मुख्य संदेश, इस कविता के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया कि बाहरी रूप रंग मतलब सुंदरता या शरीर की कुरूपता का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। मतलब बताए हैं कि शरीर का ना बाहरी रंग रूप गोरा चिट्ठा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका स्वभाव केवल क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इंसान का गुण कैसा है, नेचर उसका, कि कैसा बोलचाल करता है, कैसा दूसरे आदमी के साथ बिहेवियर करता है, उसकी पहचान, कृतियाँ और उनके निर्मल चरित्र ही इस संसार में अमर रहते हैं।
कि अच्छा काम, अगर कोई व्यक्ति अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा, कुछ करके चल जाएगा तो नहीं, अगर या आजकल के समय में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका नाम क्या होता है, अमर रहता है हमेशा। बस ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। इस सबको हम तो तुरंत देख लेंगे, क्या करेंगे 10 से 15 मिनट में तो आराम से देख लेंगे। अब देखिए हम लोग समझते हैं कविता का सारांश। क्या करते हैं, कविता का सारांश, जिसको हम लोग समरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं। तो पहले भाग को हम लोग समझते हैं। पहला भाग, पहला करवक, प्रथम भाग को हम लोग समझते हैं। पहला करवक जिसको हम लोग प्रथम करवक भी बोलते हैं। देखिए कविता की शुरुआत में, कवि जैसी अपने रूप, रंग और शारीरिक कमियों का जिक्र करते हैं। मतलब कविता के ना शुरुआत में जैसी जी कहते हैं, जैसी जी अपने रंग, रूप और अपना शारीरिक कमियों का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि करवक जी हैं, करवक नहीं इधर क्या बोलते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी बताते हैं, वे बताते हैं कि वे एक आंख से अंधे और एक कान से बहरे हैं। मतलब जैसी जी है जो एक आंख से अंधे हैं और एक कान से क्या है, बहरे हैं। फिर भी ईश्वर ने उन्हें काव्य रचना की अद्भुत दिव्य दृष्टि और ज्ञान दिया है। फिर भी ईश्वर ने उन्हें काव्य रचना की अद्भुत दिव्य दृष्टि ज्ञान दिया है। उन्होंने संसार को एक ही आंख से देखा है। उन्होंने संसार को क्या किया, एक ही आंख से देखा है। ठीक उसी ठीक ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा में कलंक होने के बावजूद वो अपनी चांदनी से पूरी दुनिया को आलोकित करता है। कवि ने आम और समुद्र का उदाहरण देते हुए समझाया है कि आम में जब तक डाभ मतलब मंजरी करवापन नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं बचती, और समुद्र का पानी खारा है। समुद्र का पानी इसलिए क्या है, खारा है। इसलिए वह इतना अपार और महान, है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में कोई कमी या खोट होती है तभी उसमें महान गुण भी छिपे होते हैं। कवि अपनी तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं कि उनका हृदय और नेत्र बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है। उनका नेत्र बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है। तभी तो बड़े बड़े रूपवान लोग उनके सामने नमस्तक होते हैं। क्या होते हैं, नमस्तक होते हैं। अब कवि करवक का हम लोग क्या समझते हैं, दूसरा भाग इसका समझिए। पहला भाग तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया। अब दूसरा भाग में बोलते हैं कि दूसरे भाग में कवि महानता और नस्बरता के सत्य को उजागर करते हैं। दूसरा भाग में क्या करते हैं, महानता और नस्बरता के सत्य को उजागर करते हैं। वे राजा रतन सेन, रानी पद्मावती, सुबुद्धि सुआ तोता और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐतिहासिक पात्रों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आज इनमें से कोई भी इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या है, जीवित नहीं है। मतलब राजा रतन सेन हो गया, रानी पद्मावती, सुबुद्धि यानी सुबुद्धि सुआ तोता और अलाउद्दीन खिलजी जैसे इस है जो क्या है, अभी जीवित नहीं है। लेकिन केवल उनकी क्या है, कहानियाँ, यश और उनकी महान कृतियाँ ही संसार में शेष रह गई। मतलब उनके द्वारा जो अच्छा अच्छा काम किया गया है वही इनके दुनिया में रह गया है। बाकी बात उनका वही कारण इनका नाम है जो क्या है, रोशन है। तो आप लोग को भी ऐसा काम करना जिससे आप लोग का नाम क्या हो, रोशन हो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल मुरझाकर नष्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं कवि की, जिस प्रकार फूल मुरझाकर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू हमेशा के लिए बनी रहती है। फूल मुरझा के नष्ट हो जाता है लेकिन उसका खुशबू होता है जो हमेशा के लिए क्या रहता है, बना रहता है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार इंसान में मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसके यश यानी कीर्ति और उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि उन्होंने इस काव्य को अपने आंसुओं के जल से भिगोकर और अपने हृदय के रक्त की ले यानी गोंद से जोड़कर रचा है, ताकि दुनिया में उनकी यह निशानी हमेशा के लिए याद में रखी जा सके। तो ये दोनों आप लोग का करवक था। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहले आप लोग का इसका इम्पोर्टेंट है कवि परिचय। आप लोग को इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग को कर लेना है। उसके बाद करवक 1 और करवक 2 जिसको हम लोग सारांश भी बोलते हैं। अब हम लोग इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्या करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, आप लोग देखिए। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए क्यों की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण क्या होता है, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और निष्पक्ष होता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। क्या करता है, दर्पण होता है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, जिसका जैसा चेहरा होता है उसी प्रकार दिखाता है। ठीक उसी प्रकार कवि का हृदय और उनकी सृष्टि भी पूरी तरह से पवित्र, निर्मल और छल कपट से दूर है। अगल का है रक्त के लय का अर्थ क्या होता है, रक्त के लय का अर्थ क्या होता है, तो रक्त के लय का शाब्दिक अर्थ खून की गोंद है। यहाँ कवि का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी इस काव्य रचना को बहुत अधिक
मानसिक पीड़ा, कष्ट सहकर और अपने आंसुओं और प्रेम के रक्त में सींच कर बहुत ही संभाल कर गाढ़ा और जोड़ा है। देखिए आप लोग कोई पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तारक लेता है। कलंक का अर्थ क्या होता है कि चंद्रमा के काले धब्बे से जो यह बर्तन दर्शाता है कि दोष होने के बावजूद चंद्रमा अपनी रोशनी से संसार को क्या करता है, रोशन करता है। और कांच सोने को तपाने वाले पात्र यानी घड़िया उस कठिन संघर्ष जिसके बिना कोई भी इंसान या धातु मूल्यवान नहीं बन सकता। और कंचन सुमेरु पर्वत या शुद्ध सोने से जो भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार को स्वर्ण का बना देता है। तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, इसका लॉन्ग भी हम दे देंगे। अब देखिए ऑनलाइनर नोट्स में देखिए कवि कौन है, तो मौलिक मोहन सेन। इनका जन्म लगभग 1992 में हुआ था, निधन 1948 में। निवास स्थान कहाँ था, जायस क्लब अमेठी उत्तर प्रदेश में। और काव्यधारा प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्यधारा की प्रेम सराई शाखा के प्रमुख कवि थे। और शारीरिक स्थिति चेचक के कारण बाह्य या खरकान से वंचित तथा अंधापन से अनाथ। महाकाव्य पद्मावती इनकी सबसे प्रसिद्ध और महान रचना है। पाठ का स्वरूप देखिए, करवक पद पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम अंश से लिया गया। मुख्य संदेश, मनुष्य का बाहरी रूप रंग या क्रूरता महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके गुण निर्मल और चरित्र और महान कृत्या ही दुनिया में अमर रहती है। विशेष पंक्ति का अर्थ, रक्त लेई का अर्थ होता है कि कवि ने अपने हृदय के रक्त और आंसुओं से सींचकर इस काव्य की रचना की है। तो आप लोगों को क्या हो गया, पूरा चैप्टर क्या हो गया, खल्लास हो गया। पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग, मेरा नंबर है 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और आप लोग को डेली आप लोग को 6:30 बजे शाम और उसके बाद 7 बजे डेली आप लोग को क्लास का मिलता है। और एक रात के 8 बजे क्लास होता है। तो तीनों क्लास के टाइमिंग को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।